आप सचेतक भी रहे हैं। हमारे मीडिया के संयुक्त यजमान सुजय जी, सभी पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं सबका स्वागत करता हूं। और जैसा आपको पता है, चुनाव का आगाज़ हो गया है, क्योंकि भी एक लिस्ट निकल चुकी है और इस नाते चुनाव की तैयारी के संबंध में पार्टी अनेक गतिविधियां चला रही है। आज हमारी चुनाव प्रबंधन समितियां, जो कि विधानसभा स्तर पर अलग अलग विधानसभाओं की बनी हुई है और जिले की भी प्रबंधन समिति की कार्यशाला भी है, उसमें भी माननीय जोगेश्वर जी पधारे हैं, वो कार्यशाला करेंगे। इसके अलावा कार्यशाला में हमारे बीच में मदन जी कौशिक, जो उत्तराखंड के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी पधारेंगे और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाते उनको क्या क्या करनी चाहिए वो बताएंगे। लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि प्रेस नोट जोगेश्वर जी आपको करनी है संबोधित, और चुनाव प्रबंधन से समिति जिससे जितनी तैयारियाँ चल रही है प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार, वो सब आपके सामने रखेंगे। मैं माननीय जोगेश्वर जी को, जज साहब को निवेदन करता हूँ कि आप प्रेस को संबोधित। नमस्कार। वीरभूमि चित्तौड़ के सारे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है जिसमें संगठन बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी होता है, और जब चुनाव होता है तो उम्मीदवार चुनाव कम लड़ता है, पार्टी चुनाव ज़्यादा लड़ती है। और इसलिए उस सिलसिले में सारी व्यवस्थाएं पार्टी करती है। चुनाव प्रबंधन समिति हमारी बनी हुई है और उसको क्या क्या काम करने वो अभी से शुरू है। कैंडिडेट कब आएंगे पता नहीं, लेकिन उससे पहले हमारी पार्टी चुनाव प्रबंधन में, चुनाव के माहौल बनाने में, सारी व्यवस्था में लग जाती है। और उसी सिलसिले में आज की ये चुनाव प्रबंधन कार्यशाला होनी है। चुनाव प्रबंधन समितियाँ हमारी जिला स्तर की बन गई है, विधानसभा स्तर की बन गई है, उन सब की कार्यशाला होगी। वो सारी टीम आज उनको हम बताएंगे क्या क्या करना है आगे आने वाले चुनाव में। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और परिवर्तन की बिल्कुल तैयारी है। जनता के नज़रों में भी हमने जनाक्रोश यात्रा निकाली थी, उस समय ही जनता का रुझान सामने आया था। उसके बाद हमने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली है, उसमें भी जनता का अच्छा समर्थन हमको मिला है। हमारी अपेक्षा से ज़्यादा समर्थन सब जगह पूरे राजस्थान में मिला है। 4 भागों में हमने यात्राएं की थी, उस सारी यात्रा सफलता के आयाम छूते हुए आगे बढ़ी और सफल हुई है। और उसके बाद दिन ब दिन माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता जा रहा है। बीच में थोड़ा सा बजट में जो और बजट के बाद जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं अंधाधुंध करी, ये फ्री वो फ्री, उसके कारण से थोड़ा सा ऐसा लगा था कि शायद माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन जाएगी। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये जादूगर की सरकार है और जादूगर जब अपने कागज़ से नोट बना रहा होता है तो कुछ पलों के लिए जनता को लगता है कि वास्तव में नोट बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में जनता को भी पता होता है कि ये नोट नहीं बन रहे हैं, सिर्फ दिखावा है और इन नोटों से काम चलने वाला नहीं है। तो वही स्थिति इस बार फिर बन रही है और वही स्थिति तीनों बार बनी है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, 2003, 13, 18 और 23, जब भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल का अंत हो रहा होता है, पूरे 4 साल उन्होंने कुछ नहीं किया होता है। 5वें साल में वो पिटारे खोलते हैं रेवड़ियाँ बांटने के, और उसके बाद उनको लगता है कि उन्होंने जनता को बहुत प्रभावित कर लिया है। लेकिन 3 और 13 का जो परिणाम आया था, 3 में वो 156 से 56 पर आ गए थे, 13 में वो बिल्कुल 21 पर ही रह गए थे। ठीक वही इस बार भी होने वाला है, वही उनकी कार्यशैली है, वही परिणाम आने वाला है और राजस्थान की जनता भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाने वाली है और ये दिखने लग गया है, महसूस होने लग गया। और जो बातें मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार के खिलाफ रही है, किसानों के साथ जो धोखा हुआ,
अभी कल ही मेरे वहाँ के किसान ने मुझे शिकायत करी कि बैंक ने मेरा फोटो निकाल दिया अखबार में और नीलामी की तैयारी है। उनका क्या हुआ तो बोले वो लोन माफ़ होने वाला था, गहलोत साहब ने कहा था, वो हुआ नहीं और होगा इस उम्मीद में मैंने भरा नहीं, तो मेरी नीलामी की नौबत आ रही है। तो ऐसे विधानसभा प्रश्न के उत्तर में सतीश पूनिया जी को जवाब मिला 19,500 के लगभग किसानों की ज़मीन नीलाम होने के नोटिस इन 5 साल में निकले हैं बैंकों का कर्जा नहीं भरने के कारण। और वो इसलिए नहीं भरा कि लोगों को उम्मीद थी कि उन्होंने वादा किया है, चुनाव घोषणा पत्र में था, राहुल गांधी बोल कर गए थे तो हमारा लोन माफ़ होगा, वो नहीं हुआ। ऐसा ही किसानों विद्यार्थियों के साथ जो हुआ, युवाओं के साथ हुआ है। भर्तियाँ या तो निकली तो फिर पेपर लीक, और पेपर लीक होना, पेपर आउट होना अलग बात है। इस बार पेपर बेचे गए और सरकारी मशीनरी, सरकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बेचे गए हैं, जिसमें उनके मंत्री तक शामिल है और उनके मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसके तार जुड़े हुए हैं। ये निष्पक्ष जांच यदि सीबीआई के द्वारा होती या और किसी एजेंसी होती तो सारी बातें सामने आती, इसलिए मुख्यमंत्री सीबीआई जांच से कतराते रहे हैं। पर इस बार जैसा हुआ है वैसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सरकारी तंत्र और सरकारी पार्टी के लोग खुद पेपर बेचने में इन्वॉल्व है। और उसके कारण जो युवाओं के साथ धोखा हुआ है वो जन जन को समझ में आ गया है। युवाओं को समझ में आया, युवाओं के माँ बापों को समझ में आया, उनके रिश्तेदारों को समझ में आया कि हमारे बच्चे की नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं लगी कि उनके साथ ये धोखा हो गया। तो ये सारा भी जनता को अच्छे से समझ में आ गया है। जो महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, वो भी सारे जग जाहिर है। इतने केस लगातार तीसरी बार राजस्थान महिला अत्याचार के मामले में नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार पहले नंबर पर ठहरा, लगातार तीसरे साल। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो तुष्टीकरण जो हुआ है उस पर इस बार सारी उन्होंने पराकाष्ठा कर दिया तुष्टीकरण की। अपना वोट बैंक बचाने के लिए कुछ भी कर देना। नवरात्रि में बिजली आएगी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रमजान के महीने में बिजली नहीं कटनी चाहिए। निर्देश राजस्थान के इतिहास में पहली बार जारी हुआ, सरकारी निर्देश, रमजान के महीने में बिजली नहीं कटनी चाहिए। नवरात्रि में कट रही है उसकी चिंता नहीं है। अन्य समाजों के जुलूसों पे, धार्मिक जुलूसों पे प्रतिबंध, लेकिन उनके जुलूस पे कोई प्रतिबंध नहीं, वो जो चाहे कर सकते हैं। पत्थरबाजी हो सकती है, कर सकते हैं, पत्थरबाजी उधर से होगी, लेकिन आरोप हम पे लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने करे। अरे उनकी छत पे भारतीय जनता पार्टी ने ले जाकर पत्थर रखे थे क्या? ये सारा चला है इन 5 सालों में, और राजस्थान की जनता इस बात को समझ रही है, नोट कर रही है कि तुष्टीकरण के कारण ये माहौल खराब हुआ है। जब भी आप अपराधी तत्व को प्रश्रय देंगे तो अपराध बढ़ेंगे, ये सर्वमान्य सिद्धांत है और वो इन 5 सालों में हुआ है, उसको भी जनता समझ रही है। और अन्य भी जो बिजली का मामला है, तो बिजली सस्ती करने का हल्ला मच रहा है, लेकिन कल मेरे क्षेत्रीय किसान का बिल मेरे पास मोबाइल में है भी, व्हाट्सएप पे आया, 1.25 लाख का बिल एक किसान का, और ये कहा गया है कि तेरा पुराना एरिया निकला, ऑडिट ऑब्जेक्शन। तो जहाँ आप माफ़ करने की बात कर रहे हो, बिजली फ्री करने की बात कर रहे हो, वहाँ पे आप रिकवरी निकाल रहे हो और बढ़ोतरी कर रहे हो, प्रकारांतर से घुमा फिरा के आप बिल में बढ़ोतरी कर रहे हो। और जहाँ आप फ्री देने की बिजली बात कर रहे हो वहाँ बिजली गायब हो रही है। इतनी बिजली का जितना संकट इन पिछले 1.5-2 साल में देखने को मिला उतना पहले कभी नहीं रहा। वो भी उस स्थिति में जब सरकार की शुरुआत में गहलोत साहब ने खुद अपने मुंह से विधानसभा के पटल पे घोषणा करी अपने भाषण में कि राजस्थान बिजली उत्पादन में सरप्लस है। तो सरप्लस था तो बिजली कहाँ गई? बिजली क्यों नहीं मिल रही? किसानों को नहीं मिल रही, व्यापारियों को नहीं मिल रही, उद्योगपतियों को नहीं मिल रही, घरेलू नहीं मिल रही, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रही। ये परिस्थिति क्यों बनी, वो उस सब के लिए अशोक गहलोत सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जनता भी इस सारी बात को समझ रही है कि एक तरफ आप फ्री देने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ बिजली ही गायब हो रही है। तो उसके कारण भी बहुत प्रतिकूल माहौल सरकार के लिए बन रहा है। भ्रष्टाचार के मामले इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनके विधायक तो दोनों हाथों से लूट ही रहे हैं
उनको लूटने की छूट मिली हुई है मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो छूट नहीं दे तो उनकी कुर्सी चली जाए। और विधायक तो लूट ही रहे हैं, जो विधायक प्रत्याशी थे, जहाँ जहाँ वो हार गए वहाँ भी वो प्रत्याशी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। सारे अधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारी को अपने घर पे बुलाते हैं और घर बुला के उनसे हिसाब किताब लेते हैं हर महीने। ये सारा भी इन 5 साल में चला है और उसका भी असर जनता में है और उसके कारण से नकारात्मकता इस सरकार के प्रति बनी है। और ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। आरपीएससी हमारा बहुत प्रतिष्ठित संस्थान रहा है। पूरे देश में राजस्थान लोकसेवा आयोग की एक प्रतिष्ठा अलग तरह की थी, निष्पक्ष और अच्छे तरीके से परीक्षा करवाने का, वो हमारा बदनाम हुआ संस्थान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पूरे देश में थी, सीबीएसई के बराबर की प्रतिष्ठा हमारी होती थी, वो प्रतिष्ठा धूमिल हुई। वहाँ से भी पेपर लीक और सारा हुआ। वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के जो सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड पदाधिकारी, चेयरमैन तक पे आरोप लगे और उनको हटाना पड़ा। आरपीएससी के मेंबर पे आरोप लगे तो रंगे हाथों पकड़े गए, पूर्व मंत्री उनके रंगे हाथों पकड़े गए, लाखों की रिश्वत लेते हुए। ये सारे दृश्य राजस्थान की धरती पर पहली बार देखने को मिले हैं और जनता उससे दुखी भी है और क्रोधित, आक्रोशित है। और वो आक्रोश चुनाव के समय भयंकर रूप में विस्फोट करेगा कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी, ऐसा हमारा सबका विश्वास है और ऐसा बिल्कुल सामने दिख भी रहा है। कोई प्रश्न होगा? खींचतान शुरू हुई है और विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, किस तरह? देखिए, इस बार आप लोग देख रहे होंगे कि कांग्रेस सरकार सत्ता में होते हुए भी उनके पास टिकट मांगने वालों की भीड़ कम है और भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट मांगने वालों की भीड़ ज़्यादा है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि लोगों को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। जब सत्ता में आ रही होती है पार्टी तो टिकटॉकों की लंबी सूची बनती ही है और जब इतनी बड़ी सूची बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत टकराव होता है। लेकिन जितना कांग्रेस में होने वाला है, अभी उनकी सूचियाँ न देखी, उससे 10 गुना कांग्रेस में होने वाला है, उतना हमारे यहाँ नहीं है। वो सब अंडर कंट्रोल है और हम ठीक कर लेंगे। जहाँ जहाँ भी ऐसा कुछ दिख रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है और इसलिए देर सवेर हम वो उनको समझ में भी आ जाएगा, हम समझा देंगे। गाड़ियों के कांच फोड़े जा रहे हैं, किस तरह का अनुशासन है? वो कांच फोड़े हैं या फुड़वाए गए हैं वो भी जांच का विषय है। जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो सकता है कांग्रेस ने अपने आदमियों को भेजा हो दुपट्टा पहना के बदनाम करने के लिए, सब संभव है। दिया कुमारी की टिकट के बाद राजनीति का जो बयान आया है उसको आप कैसे देखते हैं? दिया कुमारी जी के टिकट के बाद इसका बयान नरपत सिंह जी का जो बयान आया है राजपूत समाज को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? नरपत सिंह जी हमारा वरिष्ठ नेता है और तात्कालिक आक्रोश में उन्होंने बयान दिया होगा तो वो पार्टी के साथ बैठ के समझाइश होगी, सब ठीक हो जाएगा। वसुंधरा राजे जैसे चेहरे जो है वो टिकट के अभी तक सूची में नहीं शामिल नहीं हो। ये जो सूची आई है वो ज़्यादातर एकाध छोड़, ये नरपत सिंह वाली एकाध सीट को छोड़ दें तो बाकी सारी सीटें वैसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीते थे या लगातार हम हार रहे थे। ये डी ग्रेड वाली हमारी सूची है तो उसमें वसुंधरा नहीं आती है, तो ए ग्रेड में आती है जो हर बार जीत रहे हैं और जो हर बार हम जीत रहे हैं उनकी सूची बाद में। जो हर बार जीत रहे हैं उनको टिकट कंफर्म माना जाए? टिकट किसका कंफर्म है वो तो केंद्रीय चुनाव समिति बताएगी, लेकिन ए ग्रेड वाली की सूची लास्ट में है। और किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं और क्या है रणनीति? देखिए, मैंने कहा कि संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलाने का अपना एक अलग तरीका, हमारी अपनी कार्य पद्धति है जो दूसरी किसी पार्टी में नहीं है और इसलिए चुनाव प्रबंध समितियां हमारे जिले की भी बनी है, स्टेट लेवल की बनी, फिर जिले की बनी और विधानसभा स्तर की बन गई, पहले से बन गई है। कैंडिडेट कब आएंगे उसकी परवाह किए बिना, क्योंकि चुनाव पार्टी को लड़ना है और उस हिसाब से सारी समितियां बनी है और उस समितियों में कौन क्या करेगा वो सारा तय हो गया है और उनको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। बात की जाए टिकटॉक के वितरण के समय जिस तरह का विरोध उत्पन्न हो रहा है, किस तरह डैमेज किया जाए, कंट्रोल किया जाएगा इसका? हो जाएगा,
और ये कोई नई बात नहीं है। टिकट वितरण के तुरंत बाद, सूची आने के तुरंत बाद थोड़ा बहुत आक्रोश विरोध होता ही है, वो हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। भाजपा मैदान में जा रही है, किन मुद्दों को लेकर भाजपा मैदान में जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे सकारात्मक मुद्दे भी हैं। केंद्र सरकार ने जो पिछले 9 साल में काम किए हैं वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उसके कारण जो जनता को राहत मिली है, हर जनता के हर तबके को राहत मिली है, वो हमारे सकारात्मक मुद्दे भी हैं। और कांग्रेस सरकार के नकारात्मक मुद्दे, उनका फेल्योर, उनका भ्रष्टाचार, उनका तुष्टीकरण और उनकी वादा खिलाफी, वो सारे भी हमारे मुद्दे हैं, उनके साथ हम जाएंगे। आपने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार खुद पेपर लीक के मामले में शामिल रही। हाँ, सारी दुनिया जानती है